हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो गॉड क्लासेस का जो कंटेंट है सारा का सारा सीयूटी अप्लाइड मैथमेटिक्स का या फिर सीयूटी जनरल टेस्ट का आपको इसी चैनल पर अब मिलने वाला है। ठीक है, जो हमारा चैनल है गॉड क्लासेस सीयूटी के नाम से ही चैनल है, तो आप इजीली सर्च कर सकते हो। सिंपली आपको यूट्यूब पर गॉड क्लासेस सीयूटी लिखना है और उससे आप इजीली चैनल तक आ सकते हो। तो इस चैनल के ऊपर ही हम सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का और जनरल टेस्ट इन दोनों का कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे और होप करेंगे कि आपको जो कंटेंट है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप सीयूटी के अंदर बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करें। तो सबसे जो पहला टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारे पास है नंबर क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। मतलब जो अगर हम बात करें आपकी बुक के हिसाब से, जो हमने 12th क्लास में बुक पढ़ी थी, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी यूनिट 1। तो यूनिट 1 हम पूरी इसके अंदर आप आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों ने 12th में पहले पढ़ी हुई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं चीज़ों को समझने में, खुद से करने में। लेकिन एक बार सारी चीज़ें आप गो थ्रू कर लेंगे, रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसमें साथ साथ इंटीग्रेशन जो एमसीक्यूज़ की ट्रिक्स होती हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, वो सारी ट्रिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में अगर आपको बता दूं कि सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर मॉडुलो अर्थमेटिक और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ये दोनों टॉपिक हो गए। उसके बाद फिर एलिगेशन एंड मिक्सर, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम भी आ जाता है, पाइप एंड सिस्टम भी आ जाता है, रेसेस एंड गेम्स भी आ जाता है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड हुआ है, पार्टनरशिप, जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा था। तो इस पार्टनरशिप को थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन थोड़े से करने पड़ेंगे ताकि आप इसको इजीली समझ पाएँ। और उसके अलावा फिर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ है, तो ये आपने टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है। सिर्फ इसमें से एक टॉपिक ऐसा है पार्टनरशिप जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा था, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बड़े इजीली आपको समझ में आएगा क्योंकि हम समझाएंगे इस तरीके से कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की या मॉडुलो ऑपरेटर की, ठीक है, हमें पता है कि जब हम किसी भी इंटीजर्स को डिवाइड कर दें तो इंटीजर को डिवाइड करने पर हम a = bq + r की फॉर्मेट में लिखते हैं। और r यहाँ पर जो होगा हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू b होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब 0 से वैल्यू बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा मॉडुलस ऑफ b से छोटा होगा। यानी b की जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसकी जो मॉड वैल्यू आएगी, रिमाइंडर हमारा उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, मॉडुलो अर्थमेटिक में इसी चीज़ को जब आप लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मॉडुलो अर्थमेटिक है, मॉडुलो अर्थमेटिक या फिर आप इसे अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर भी कह सकते हो। तो ये जो सिचुएशन आपको दी होती है, इस सिचुएशन को हम इस तरीके से लिखते हैं a mod b = r। ठीक है, इसमें अब जो कोशेंट होता है ना, उस कोशेंट का यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। कोशेंट हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्योंकि अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर है तो हमें सिर्फ रिमाइंडर ही यहाँ पर यूज़ करना होता है, कोशेंट हमें यूज़ नहीं करना है। अब इसी इंफॉर्मेशन को अगर आप एक दूसरे तरीके से लिखना चाहें, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, तो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस लिखने का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में कहता है कि लेट a एंड b बी 2 इंटीजर्स एंड n बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। n एक इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने आंसर में n की वैल्यू लिखोगे तो अगर आपने वहाँ पर 1 लिख दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। देन a is said to be congruent to b modulo n if and of only if n divides the difference of a and b is a is congruent to b mod n। तो इसी इंफॉर्मेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a is congruent to b mod n। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a minus b is divisible by n। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन थी, इसमें हमने क्या करा कि हमने a को अगर b से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ गया जो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर इसी चीज़ को अगर मैं यही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करूँ तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ गया आपके पास a is congruent to r mod b। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसके हिसाब से यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमने a को डिवाइड किया b से तो रिमाइंडर आ गया r। यहाँ पर हमने लिखा a को डिवाइड किया हमने b से तो रिमाइंडर आ गया r। ठीक, अब यहाँ पर
आप अगर जैसे भी डाटा दे रखा होगा, मतलब जैसे भी नंबर्स दे रखे होंगे, आपको बस उसी फॉर्मेट में लिख देना है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर आप b को इधर लेकर आएंगे तो a माइनस बी करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो n से डिविजिबल होगी। अब ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि इस तरह से भी होता है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। एक आगे जो 10 है उसको अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता तो फिर आप यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि लिखा तो ऐसे ही है जैसे हमने भाई 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। अब क्वेश्चन में आ गया कि आपके पास इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट, तो आप गलती से लिख सकते हो कि यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि ऐसे ही लिखा है कि 10a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 को हम इधर लाएंगे, अगर हमारे पास आएगा 8 तो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो तो डिवाइड होता ही नहीं है। इसका मतलब ये लिखा तो है लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट में हमेशा क्या होना चाहिए कि यहाँ जो नंबर आ रहा है उसको अगर आप इधर लेकर आते हो तो इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उस पर चले, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है मॉडुलो अर्थमेटिक की, सबसे पहले एडिशन वाली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि a प्लस बी मॉड n, दो नंबर है, दो यहाँ पर प्लस हो रहे हैं a प्लस बी मॉड n, तो आप उन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, a मॉड n और b मॉड n, दोनों को अलग अलग करके फिर उनका मॉड निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर अगर हमने k ऐड किया a के अंदर तो हम b के अंदर भी k को ऐड करेंगे। ठीक है, जितना आपने यहां पर ऐड किया है उतना ही आप यहां पर ऐड करेंगे सिर्फ, लेकिन b में करेंगे, n में मत कर देना भाई। ठीक है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है और यहां पर c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है हमारे पास। अब इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में आप ऐड कर सकते हो। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे a प्लस सी, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करेंगे b प्लस डी। तो आपके पास आ गया ये a प्लस सी एंड b प्लस डी मॉड n। उसके बाद अगर हम उसके बाद देखिए कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मॉडुलो अर्थमेटिक। अब जो प्रॉपर्टी आपको बता रहा है मल्टीप्लिकेशन की बता रहा है, तो जो एडिशन की प्रॉपर्टी करी है सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है कि a इंटू में b मॉड n अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, a मॉड n इंटू में b मॉड n, वहाँ पर बीच में प्लस लगा दिया था, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है तो आप इसमें k से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी k से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे वहाँ पर हमने प्लस किया था। और तीसरी प्रॉपर्टी में वही दो आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट है तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, a इंटू सी इक्वल्स टू b इंटू डी मॉड n। बस जो n होगा वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बाकी जो भी चेंजेस होने ना वो बाकी चीज़ों के अंदर चेंजेस होंगे, n के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n दिया हुआ है आपको तो आप a की पावर अगर k करते हो तो यहाँ पर भी b की पावर k हो जाएगी। ठीक है, जितनी पावर आपने यहाँ लेफ्ट में करी है उतनी ही पावर आपको राइट में कर देनी है। सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है और ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है, सॉरी ये वाली नहीं, मल्टीप्लाई वाली। सबसे ज़्यादा ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं दो प्रॉपर्टीज से निकल जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं एडिशन मॉडुलो और सब्ट्रैक्शन मॉडुलो पर। तो एडिशन मॉडुलो का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर दे रखे हैं तो उन दोनों का कहेगा कि एडिशन मॉडुलो क्या है। तो सिंपली इस तरह से क्या क्वेश्चन में लिखा होगा कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, द एडिशन मॉडुलो m, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं। तो ये जो इसका ये नोटेशन है ना ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ये सिंबल आपको दिया हुआ होता है, आपको लिखा नहीं होता स्टेटमेंट में। तो ये सिंबल अगर आपको नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर घूमते रहोगे यार ये है क्या। ठीक है, प्लस के नीचे m लिख दिया, प्लस के नीचे कोई नंबर लिख दिया। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन में बोला जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं होगी, सिर्फ ये सिंबल आपको दे रखा होगा। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि a और b जो आपको नंबर दे रखे हैं उनका एडिशन मॉडुलो आपको निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कहता है कि भाई a प्लस बी मॉड m, तो हम क्या करेंगे a और b दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उसका मॉडुलो निकाल देंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आप लिख देंगे जैसे नॉर्मल हम मॉडुलस निकालते हैं। तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m अगर है तो आपको ये कंडीशन यूज करनी है, लेकिन अगर a प्लस बी की वैल्यू m से कम है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई 3 प्लस 4 और इसका मॉडुलो निकालो आप 8। अब 3 और 4 को अगर आप ऐड करोगे तो 7 आएगा, और 7 का मैं
मॉडुलो निकाल लूँगा 8 से, तो 8 से तो ये छोटा ही है ऑलरेडी, तो इससे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो हमारा आंसर जो है इसका वो 7 ही रहेगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप उन दोनों को ऐड करते हो और ऐड करके उसकी वैल्यू m से छोटी रहती है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐड करने के बाद जो नंबर है वो m से बड़ा आ रहा है या फिर m के बराबर आ रहा है, तो फिर आपको उसका मॉडुलो फाइंड कर लेना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो सेम प्रोसेस रहेगा जैसे एडिशन था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, वहाँ प्लस था, सब्ट्रैक्शन में माइनस था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका मॉडुलो निकाल देंगे। डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इससे बड़ी आ रही है या बराबर आ रही है या छोटी आ रही है, जैसे हमने प्लस वाले में भी सीखा, तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको करने वाले हैं। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास या फिर आप इसे कह सकते हो कॉन्ग्रुएंस क्लास। दोनों का मतलब एक ही है और दोनों में कुछ भी मतलब नया कुछ भी नहीं है। मजे की बात है कि नया इसमें कुछ भी नहीं है, जो आप यहाँ पर अभी पढ़ते आ रहे हो ये वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ये कह रहा है कि फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर वी डिफाइन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू मॉड m बाय द फॉलोइंग दिस सिंबल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 0 निकालनी है और किसके हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो यहाँ पर ये कहेगा ऐसे भाई कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 0 मॉड 3। तो क्वेश्चन में सिंपल इतना लिखा आएगा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 0 मॉड 3 निकालना है। अब 0 मॉड 3 आप निकालेंगे तो क्या तरीका रहेगा, आप इसको जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं कि भाई इसको x के बराबर लेके फिर हम x की डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं। तो अभी तो क्या तरीका रहेगा हमारे पास, आपने आंसर में लिखेंगे 0 और उसके बाद यहाँ पर मॉड 3 है, तो जो भी वैल्यू यहाँ दे रखी होगी वो वैल्यू इसके अंदर प्लस कर दो और माइनस कर दो। ठीक है, फिर एक बार और प्लस कर दो, माइनस कर दो, फिर एक बार और प्लस कर दो, माइनस कर दो। तो आप ऐसे प्लस कर करके इधर वैल्यू लिखते जाओ, माइनस कर करके इधर वैल्यू लिखते जाओ, या फिर कंबाइंड फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो। अपने जो ऑप्शंस हैं उनमें चेक करना कि आपको आंसर कैसे दिया गया है। कंबाइंड फॉर्म में दिया गया है तो ऐसे लिख देंगे, अलग अलग करके दिया है तो ऐसे लिख देंगे भाई इधर 0 है, इधर 3, इधर -3, इधर 6, इधर -6। इस तरह से इधर भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, इधर भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात वो एक ही है। तो यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्मेट थे सारे के सारे, सब में कहानी एक ही थी, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग अलग है सबका, लेकिन सबका जो आंसर निकालने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सबका एक जैसा है। तो इसलिए थोड़ा सा ढंग से इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़े आराम से कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एलिगेशन और मिक्सर। अब ये एलिगेशन और मिक्सर के अंदर जो हमारे पास जब हम दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो उसमें से एक का प्राइस कम होगा, एक का प्राइस ज़्यादा होगा। जिसका प्राइस कम होता है उसको हम बोलते हैं चीपर, उसको रखना है आपको यहाँ पर, चीपर आइटम। ठीक है, जो प्राइस जिसका ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे डियरर और उसको हम रखेंगे यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर। जो इन दोनों के बीच का प्राइस होगा, यानी इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो आपको प्राइस मिलेगा उस प्राइस को हम बोलते हैं मीन प्राइस, वो आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन दोनों की रेशो फाइंड करनी होती है कि जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने पर इसकी जो रेशोज हैं वो क्या क्या रहेंगी। तो इसकी रेशो हम मान के चलते हैं कि ये x है और ये y है। ठीक है, यहाँ पर जो x की वैल्यू या y की वैल्यू है वो आप कैसे निकालेंगे, रेशोज की कैसे निकालेंगे, x अपॉन y। तो उसके लिए आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है d माइनस m, और इसमें से इसको माइनस कर देना है m माइनस c। लेकिन ये आपको मैं रेगुलर क्लासेस में भी बताया था क्लास 12 की कि आपको ये मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको d माइनस एम ही लिखना पड़ेगा, m माइनस डी लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x अपॉन वाई अगर आप लिखते हो तो m माइनस डी अगर आपने लिख दिया तो नीचे c माइनस एम लिखना है। यानी ये जो m होता है ये हमेशा क्रॉस पोजिशन पर होना चाहिए। ठीक है, या तो ऐसे या ऐसे, एक जैसे नहीं होना चाहिए। मतलब पहली दोनों m जो है या तो पहले नहीं आना चाहिए या दोनों में लास्ट में ही आना चाहिए, एक जगह पहले आएगा एक जगह बाद में आएगा, तो आप लिख कैसे भी दो। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आप चीपर डियरर में से किसी को भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले चीपर को लिखना है फिर डियरर को लिखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने डियरर को यहाँ लिख दिया, चीपर को यहाँ लिख दिया, मीन तो बीच में आएगा ही आएगा, यहाँ x आ गया, यहाँ पर y आ गया।
बस अब इसमें फ़र्क क्या रहा कि यहाँ पर x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था चीपर को, यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है डीलर को। बस इतना फ़र्क आएगा, बाकी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसा भी क्वेश्चन में जिसकी रेशो पूछी गई होगी आपको उसकी रेशो निकाल देनी है। उसके बाद अगर हम एलिगेशन मिक्सचर में बात करें तो हमारे पास आता है एक रिपीटेड डाइल्यूशन। रिपीटेड डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कुछ मिल्क है, उस मिल्क में से आपने क्या करना है, कुछ मिल्क निकाल लेना है और उसके अंदर पानी डाल देना है, मिलावट कर देनी है। ठीक, आपको लग रहा है यार अभी भी नहीं, अभी भी मिल्क की जो क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर। फिर आपने एक बार और किया कि उसमें से फिर मिल्क निकाल लिया, उतने उसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, फिर एक बार और किया, उसमें से मिल्क निकाल लिया, फिर उसमें पानी डाल दिया। तो इस तरह से ये इसको हम बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन। अब इसमें हमें ये निकालना होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर कि जो एक्चुअल में, जैसे अगर आपके पास मान लो 10 लीटर मिल्क है और ये प्रोसेस आपने क्या करा, 2 लीटर आपने मिल्क निकाला और वापस उसके अंदर डाल दिया, फिर 2 लीटर निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर 2 लीटर निकाला, फिर पानी डाल दिया। तो ये प्रोसेस आप 2, 3, 4 जितनी बार भी कर रहे हो, वो करने के बाद आपके पास उस मिक्सर के अंदर मिल्क की क्वांटिटी कितनी रह गई है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं x इंटू में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। x का मतलब होता है यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, सपोज ए वेसल कंटेन x यूनिट ऑफ लिक्विड फ्रॉम विच y यूनिट आर टेकन। जो उसमें से हम निकाल रहे हैं उसको हम बोलेंगे y यूनिट। ठीक है, और उसको हम फिर रिप्लेस करते हैं वाटर से, और ये करने के बाद आफ्टर n नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, तो उस लिक्विड की क्वांटिटी कितनी रह गई। तो फार्मूला क्या रहेगा, x इंटू में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। n का मतलब हो गया कि आप ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो। तो ये 2 टॉपिक इसके अंदर है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन हम अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आप लोगों ने सारा कुछ ये 12th में किया हुआ है, बस आपको एक फटाफट एक मतलब उसको रिवाइज कर लेना सारे फार्मूलाज को अच्छे से, ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तो आपको सब चीज़ें ध्यान रहे। उसके बाद आते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स पर। तब बोट्स एंड स्ट्रीम्स के जो क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है उसको हम x से एज्यूम करेंगे, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम y से एज्यूम करेंगे। टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम ये t1 लेंगे, और टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम इसको हम t2 लेंगे, और डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम u से कंसिडर करेंगे, और अपस्ट्रीम स्पीड को हम v से कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में ही आंसर देने हैं तो आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन तो करना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि फार्मूलाज में x क्या है, y क्या है, u क्या है, v क्या है, t1 क्या है, t2 क्या है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, जब हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस तरफ अगर पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है तो भैया आप भी उसी तरफ जा रहे हो। ठीक है, पानी इधर उधर बह रहा है तो आप भी इधर उधर बह रहे हो, तो इसका मतलब होगा कि जो पानी की स्पीड होगी और आपकी स्पीड है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी स्पीड से चल रहे हो, पानी आपको अपनी स्पीड से धकेल रहा है, तो दोनों की जो स्पीड आपस में ऐड होगी ये बनेगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का मतलब है कि पानी तो इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन आप तो खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, आप खतरों के खिलाड़ी हो, आप भाग रहे हो पीछे की तरफ कि भैया नदी तो इधर बह रही है, हम तो इधर जाएंगे। ठीक है, तो वो तैराक भी क्या है जो मतलब धाराओं के विपरीत ना जाए। ठीक है, ऐसा तैराक भी होना भी क्या फ़ायदा। तो आप खतरों के खिलाड़ी हो, तो आप ऐसे अगर जाओगे तो आप कितने भी अच्छे तैराक हो, आपकी जो नेचुरल स्पीड है उससे आपकी स्पीड कम होगी, क्योंकि आप इधर प्रेशर मार रहे हो, आप इधर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पानी कह रहा है मैं नहीं जाने दूंगा, पानी आपको उधर धकेल रहा है, तो उस प्रोसेस में दोनों की स्पीड माइनस होगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये होती है अपस्ट्रीम स्पीड। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर के अंदर अगर आप बोट की स्पीड निकालते हो, मतलब x की स्पीड निकालते हो, तो इन्हीं दोनों फार्मूलाज को लेकर हमने ये 2 फार्मूलाज डिराइव किए। ठीक है, x की वैल्यू होती है u प्लस वी अपॉन में 2, और y की वैल्यू होती है u माइनस वी अपॉन में 2। ठीक है, ये फार्मूलाज आपको लिख के अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रोसेस से जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें शॉर्टकट्स ट्राई करने हैं, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। When the distance covered by the boat in downstream is same as the distance covered by the boat upstream, यानी जितना डिस्टेंस आप डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहे हो उतना ही डिस्टेंस आप अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहे हो, यानी जितनी दूर आप जा रहे हो उतनी दूरी वापस आ रहे हो। अगर ऐसा होता है तो उस केस में T2 अपॉन T1, T2 का मतलब है अपस्ट्रीम का टाइम, T1 का मतलब है डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो इनकी जो रेशो आएगी ये x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई के बराबर आएगी। और इसी फार्मूले को आप थोड़ा सा चेंज करके इधर उधर करके बनाओगे तो एक दूसरा फार्मूला आपका और बन जाएगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू T2 प्लस T1 T2 माइनस T1।
यानी इस फार्मूले में एक्स वाई T1 और T2 यूज़ हो रहा है, तो आप चाहे ये वाला फार्मूला लगा दो चाहे ये लगा दो, दोनों से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छा मतलब दोनों आपको याद रहेंगे तो आप ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे। अगर आपको सीधा T1 और T2 में से कुछ निकालना है तो सीधा ये लगाओगे, अगर आपको एक्स वाई में से कुछ निकालना है तो आप सीधा ये लगाओगे। तो इसलिए ज़्यादा याद रखोगे तो ज़्यादा स्पेसिफिक रहोगे, आपका टाइम ज़्यादा सेव होगा। इसमें भी वही काम है कि जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो उतना ही आप वापस आ रहे हो, तो ऐसा करने पर आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। तो इसमें फार्मूला रहता है एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। उसके बाद ये दो फार्मूले आते हैं हमारे पास टाइम के, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस के। दोनों फार्मूले डिस्टेंस के हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या कहता है कि भाई टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, यहाँ पर अगर टी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन खाली यही डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस और भी है। क्या डिफरेंस है, वो इस टी का डिफरेंस है। अब दिखने में तो यहाँ दोनों फार्मूले में टी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर टी क्या है, यहाँ पर टी क्या है, ये समझ लेते हैं। ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम बोट को टी आवर्स अगर बोट लेती है आपको डी किलोमीटर जाने में और डी किलोमीटर वापस आने में, तो ऐसे में जो टोटल टाइम है जो ये टी आपको दे रखा है, इस टी का मतलब है T2 प्लस T1, यानी अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम दोनों का टोटल टाइम जो आपको दिया हुआ है वो इस फार्मूले में आपको यूज करना है। लेकिन यहां पर जो आपको टी दिया हुआ है ये दोनों टाइम का डिफरेंस है। यहां पर ये कहेगा आपसे कि भाई आप अपस्ट्रीम जाते हो तो आपको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो 3 घंटे ज़्यादा का मतलब हो गया टाइम का डिफरेंस हो गया। तो यानी यहां पर जो टी आपको दिया हुआ है वो टी है T2 माइनस T1। तो जब आपको टोटल टाइम दिया गया हो तो डिस्टेंस का फार्मूला ये यूज़ करो, और जब आपको टाइम का डिफरेंस दिया गया हो तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये सारी फार्मूलेज आपको अच्छे से समझ में आ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि हमारा है पाइप एंड सिस्टम। अब पाइप एंड सिस्टम के अंदर जो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि 2 पाइप या 3 पाइप इस तरह से पाइप दिए हुए होते हैं, हम दोनों पाइप को इकट्ठे चलाते हैं, एक पाइप पानी भरता है दूसरा पाइप पानी खाली करता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम ये लेके चलें कि कोई भी एक इनलेट पाइप है, इनलेट मानी जो पानी को भरता है, वो उस टैंक को भरने में x आवर्स का टाइम लेता है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, हम 1 आवर का काम निकालेंगे कि 1 आवर के अंदर वो पाइप जो है कितने टैंक को फिल करेगा, तो ये आएगा आपके पास 1/x। इसी तरीके से अगर आउटलेट पाइप की हम बात करेंगे तो वो टैंक को खाली करेगा, तो वो खाली कितनी देर में करेगा, अगर हम 1 घंटे में निकालेंगे तो वो खाली करेगा 1/y। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास दो केस अराइज होते हैं कि अगर y की वैल्यू x से बड़ी है, y की वैल्यू x से बड़ी होने का मतलब है कि वो खाली करने में टाइम ज़्यादा लगाता है, भरने में टाइम कम लगाता है। तो ऐसे केस में अगर आप दोनों टैप को चलाओगे तो हमारा टैंक भर जाएगा। और वो भरने के लिए हम कैसे निकालेंगे, भाई इसका 1 घंटे का काम था 1/x और इसका 1 घंटे का काम था 1/y, दोनों को हमने सॉल्व किया, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस लगाना है, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी xy और y माइनस एक्स। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, तो आप पूछा होता है आपसे क्वेश्चन में टाइम, तो आपको इस वैल्यू को निकाल कर इसको उल्टा कर देना है, उल्टा करोगे तो आपके पास बन जाएगा टाइम। अब यहाँ से आपके पास ये शॉर्टकट भी एक बन गया कि अगर आपको 2 टैप दे रखे हैं और दोनों टैप में से कोई एक भर रहा है या खाली कर रहा है, तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, नीचे दोनों का डिफरेंस करो। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y। x का मतलब है कि वो भरने में टाइम ज़्यादा ले रहा है, खाली करने में टाइम कम ले रहा है। अगर भरने में टाइम ज़्यादा लेगा, खाली में टाइम कम लेगा, तो उसका मतलब टैंक खाली हो जाएगा जल्दी। तो टैंक खाली हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, नीचे यहाँ पर 1/y माइनस 1/x हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप करोगे तो xy अपॉन में x माइनस वाई हो जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ज़्यादा इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है उसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, हमें क्या करना है, ऊपर xy करना है दोनों में, नीचे डिफरेंस करना है, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो उठा के। ठीक है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो अपने आप ही बन जाएगा आपके पास। अगर y बड़ा होगा तो y को पहले लिख दो, अगर x बड़ा होगा तो x को पहले लिख दो, तो उससे अपने आंसर आपका अपने आप निकल जाएगा कि आंसर आपका एक्चुअल में आना क्या चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों ही टैप आपके पानी भर रहे हैं तो और आसान हो गया भाई। अब दोनों ही पानी भर रहे हैं तो प्लस में रहेगा, तो प्लस में रहेगा तो ऊपर आ जाएगा x इंटू में y, नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। तो ये डायरेक्ट आपका तरीका है सीधा टाइम निकालने का। ऐसे अगर आपको 3 टैप दे रखे हैं, अगर तीनों टैप पानी भरते हैं, ठीक है, तीनों ही टैप मान लो पानी भरते हैं, तो अब सीधा क्या करोगे, तीनों ऊपर मल्टीप्लाई कर दो x y z,
और नीचे आप क्या करोगे, नीचे दो दो का मल्टीप्लाई करके लिखोगे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अगर तीनों भर रहे हैं तो। लेकिन जैसे यहाँ सिचुएशन आपको दे रखी है कि दो टैप तो पानी भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है, तो आप क्या करोगे, या तो ऐसे करके एलसीएम लेके सॉल्व करो, या फिर आप सीधा कर दोगे। तो क्या करना है, ऊपर तो मल्टीप्लाई ही करना है। अब नीचे आपको क्या करना है कि नीचे दो, ये दो पॉजिटिव वाले हैं ना, एक्स और वाई, इनको मल्टीप्लाई करके इनके आगे नेगेटिव लगाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके आगे नेगेटिव लगाना है, और z जो नेगेटिव था वो उन दोनों को उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसके आगे पॉजिटिव रखना है। क्योंकि z जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये पॉजिटिव बनेगा, और x y दोनों मल्टीप्लाई यहाँ पर होंगे तो वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट आप कर रहे हो तो ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करो, और नीचे जो नेगेटिव वाली चीज़ है उसको बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करके उनके आगे प्लस का साइन लगाओ, और जो दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसके आगे नेगेटिव साइन लगाओ। ठीक है, या फिर आप सीधा ये तरीका इस्तेमाल करो, एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दो वालों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, उसमें आप इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद आते हैं रेसिस एंड गेम्स पर। तो रेसिस एंड गेम्स के अंदर जो एक तो रेसिस और गेम्स वाले फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, मतलब जो स्पीड के, डिस्टेंस, टाइम, ये सब फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। ये तो बोट एंड स्ट्रीम में भी हमें करना ही करना है। ठीक है, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया, और टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया। अब यहां पर आपके पास क्या होता है, एक तो डेड हीट एक वर्ड होता है। डेड हीट का मतलब होता है कि जब पार्टिसिपेंट्स रेस के अंदर जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, अगर वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट सेम टाइम पर पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं डेड हीट। भैया कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, खूब मेहनत कर ली तुम लोगों ने, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि सारे के सारे एक ही टाइम पर पहुंच गए। प्रैक्टिकली थोड़ी सिचुएशन इम्पॉसिबल सी है, लेकिन बुक्स के अंदर तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। भैया क्वेश्चन में बना दे कि डेड हीट हो गई है, तो भैया निकालो आगे, तो वहाँ तो हो सकता है। खैर, तो डेड हीट का मतलब होता है कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स सेम टाइम पर पहुंच जाए, तो उस हीट को हम बोलेंगे, उस रेस को हम बोलेंगे डेड। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो दो पार्टिसिपेंट है ए और बी, अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, ए बी को एक्स मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो ए बी को एक्स मीटर का स्टार्ट देने का मतलब है कि ए भाई साहब जो है ना वो पूरी तरह फुल कॉन्फिडेंट है कि रेस तो मैं ही जीतूंगा। वो कह रहे हैं बी से, भैया तू आगे जाके खड़ा हो जाओ, फिर रेस करेंगे हम स्टार्ट। ठीक है, फिर भी मैं ही जीतूंगा। तो ए भाई साहब क्या कह रहे हैं कि अगर 100 मीटर की रेस है, अगर 100 मीटर की रेस है तो ए यहाँ पर खड़े हैं और इनको रेस जीतने के लिए पूरा 100 मीटर भागना है, और ये बी से कह रहे हैं कि भैया तू यहाँ पर खड़ा हो जा, ठीक है, एक्स मीटर आगे खड़ा हो जा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि बी को अगर रेस जीतनी है तो उसे सिर्फ ये डिस्टेंस कवर करना है। ये कितना बनेगा, 100 माइनस एक्स। मतलब अगर यहाँ पर ये इसको 20 मीटर का स्टार्ट दे दे तो इसका मतलब होगा बी को रेस जीतनी है तो उसे 80 मीटर 80 मीटर कवर करना पड़ेगा, जबकि ए को पूरा का पूरा 100 मीटर कवर करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे केसेस में बी की स्पीड स्लो भी होगी, लेकिन वो तब भी जीत सकता है क्योंकि उसे डिस्टेंस कम कवर करना है। और दूसरा ऐसे भी लिखा हो सकता है कि ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर, ए बी को एक्स मीटर से बीट कर रहा है। यहाँ मीटर्स भी हो सकता है, यहाँ पर टाइम भी हो सकता है कि ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड्स या एक्स सेकेंड्स। तो इसका मतलब है कि ए ने बी को इतने से हराया। तो ए ने अगर पूरा की पूरी रेस कंप्लीट कर ली है तो बी अभी भी उससे एक्स मीटर पीछे है, इसका मतलब ये होगा। अगर गेम्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे लिखा होता है कि ए बीट बी बाय 30 पॉइंट या ए कैन गिव बी 30 पॉइंट। इनका दोनों का मतलब भी सेम होता है कि ए को उस गेम के अंदर पूरे के पूरे पॉइंट मिल गए हैं और बी जो है उससे वो 30 पॉइंट पीछे है। अगर 100 पॉइंट का गेम है तो ए के पॉइंट जब 100 होंगे तो बी के पॉइंट 70 हो गए। ठीक है, चाहे ये सिचुएशन लिखी हो चाहे ये सिचुएशन लिखी हो, ये इन दोनों का मतलब होता है। बाकी इनके अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं नॉर्मल फार्मूलाज यूज़ होते हैं, जो स्पीड डिस्टेंस टाइम के फार्मूलाज हैं। कंसेप्ट वाइज आपको बस ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हम कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब जो टॉपिक आता है आपके लिए जो बिल्कुल नया टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। ठीक है, लेकिन इस पार्टनरशिप में भी बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप का मतलब आपको पता ही है कि पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर या कोई फर्म मिलकर आपस में कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जब एक इंडिविजुअल ना होकर दो या उससे ज़्यादा लोग हो जाएं या फर्म हो जाए तो वो पार्टनरशिप हो जाती है। अब पार्टनरशिप में जो पार्टनर किस किस तरह के होते हैं कि भाई एक तो वर्किंग पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हो दोनों के अंदर। अब मतलब स्लीपिंग तो यह तो पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे स्लीपिंग पार्टनर हो जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि सारे के सारे वर्किंग पार्टनर हो या कुछ वर्किंग हो कुछ स्लीपिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है कि जो पैसा भी लगाएगा
पार्टनरशिप का मतलब है भाई पैसा लगाओगे तभी तो पार्टनरशिप बनेगी ना, ठीक है। बिना आप पैसा लगाए कौन पार्टनरशिप दे रहा है? तो पैसा आपने लगा दिया, उसके साथ साथ आप काम भी कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम वर्किंग पार्टनरशिप या वर्किंग पार्टनर, जो पैसा भी लगा रहा है और काम भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भैया पैसा बहुत है लेकिन काम नहीं करेंगे, पैसा बहुत है, पैसा कहीं भी लगवा लो लेकिन यार काम करना बस की नहीं है, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा रिटर्न जो है वो बनता है वो मेरे को दे दियो, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, जो काम नहीं करेगा सिर्फ पैसा लगाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है किसी पार्टनरशिप में कि मान लो दो पार्टनर है, एक कहेगा कि मैं वर्किंग पार्टनर हूँ, मैं कैपिटल भी लगा रहा हूँ और मैं उसके हिसाब से फिर आगे काम भी कर रहा हूँ, तो अगर वो काम करेगा एक्स्ट्रा तो नेचुरल बात है कि उसको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। अब वो बेनिफिट हो सकता है कि सैलरी बेस्ड हो, या बेनिफिट हो सकता है कि वो इंसेंटिव बेस्ड हो, तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से हो, ठीक है। जैसे मान लो दोनों ने बराबर बराबर पैसा इन्वेस्ट किया, अब बराबर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो कहेगा कि भैया जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट होगा वो दोनों में 50-50% बटेगा, लेकिन मैं क्योंकि वर्किंग पार्टनर हूँ तो मुझे एज ए सैलरी मुझे भैया 50,000 रुपये महीना चाहिए। तो जो जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से पहले 50,000 रुपये उसको दिए जाएंगे, प्रॉफिट के बाद नहीं, ठीक है। प्रॉफिट में से पहले, यानी एक तरह से वो एक एम्प्लॉय की तरह हो गया कि वो 50,000 रुपये सैलरी पे काम कर रहा है, वो 50,000 रुपये की सैलरी उसको दे दी, देने के बाद जो पैसा बचेगा और बाकी के जो खर्चे हैं वो सब करने के बाद जो पैसा बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगा, उसमें फिर दोनों 50-50% के पार्टनर होंगे। तो इस तरह से पार्टनरशिप काम करती है। अब इस पार्टनरशिप के अंदर दो तरह की पार्टनरशिप रहेगी, एक सिंपल पार्टनरशिप और एक कंपाउंड पार्टनरशिप, ठीक है। सिंपल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि इक्वल इन, पहली कंडीशन क्या होती है, इक्वल इन्वेस्टमेंट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, कि भैया दोनों दो लोग हैं या तीन लोग हैं जितने भी हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो इक्वल करी है लेकिन टाइम पीरियड दोनों का डिफरेंट है, ठीक। अगर हम एक साल के हिसाब से बात करें कि ए ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो 1 जनवरी से उसने कोई काम करना स्टार्ट किया, अब उसने कैपिटल लगा दिया, उसके अंदर मान लो 5 लाख रुपए लगा दिए। अब बी ने देखा यार बिजनेस तो मुझे भी करना था, तो बी को भी थोड़ा सा अकल आई, चलो उसने ए को प्रपोजल दिया कि भाई मैं भी देखो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तो ए ने बताया भैया ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए लगाया है, 2 लाख रुपए लगाया, जितना भी लगाया होगा यार, ठीक है, 1 लाख 2 लाख जो भी लगाया कि उतने आप इन्वेस्ट कर दो। तो अब बी क्या करता है, कुछ टाइम तो हो गया काम को चलते हुए, मान लो 2 महीने 3 महीने, मान लो 3 महीने निकल गए, तो बी ने क्या करा, 3 महीने के बाद फिर उसने इन्वेस्टमेंट करी। अब अगर हम एक साल का हिसाब के प्रॉफिट देखेंगे तो ए ने तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसका तो प्रॉफिट नेचुरल है ज़्यादा बनेगा, और बी ने 3 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसका प्रॉफिट कम बनेगा। तो यानी जो टाइम फैक्टर होगा यहाँ पर वो डिसाइड करेगा कि किसका प्रॉफिट कितना होगा। तो ए का जो शेयर होगा वो टाइम T1 जितना उसने जितने टाइम के लिए पैसा लगाया, और बी का जो शेयर होगा वो आएगा T2 के हिसाब से जितने टाइम के लिए उसने लगाया। यानी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों ने पैसा तो इक्वल लगाया है लेकिन दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट उनका टाइम पीरियड का होगा उसी के हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयर बनेगा। अगर हम जैसे एग्जांपल लेके चल रहे थे कि इसने भाई 1 साल के लिए पैसा लगाया मतलब 12 मंथ्स, और इसने 9 मंथ्स के लिए पैसा लगाया तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी साल के एंड में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 4 हिस्सा ए को जाएगा और 3 हिस्सा बी को जाएगा। ये हो गया हमारे पास एक केस। दूसरा केस होता है कि जब दोनों ने इन्वेस्टमेंट तो डिफरेंट करी है लेकिन सेम टाइम पीरियड पर करी है, कि दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड ने सोचा यार कोई बिजनेस करना स्टार्ट किया जाए। अब ए जो था उसके पास तो कुछ पैसा पड़ा था, भाई चलो बिजनेस करना है मुझे, ये पैसा मैं लगा देता हूँ, मान लो ए ने 5 लाख रुपए लगा दिया। अब बी भाई साहब आए, बी ने कहा यार मेरे पास इतना तो पैसा है नहीं भाई, इतना पैसा तूने तो लगा दिया, मैं कैसे लगाऊं इतना पैसा। तो ए ने कहा कोई बात नहीं भाई, तू थोड़ा कम लगा दे, जितना तेरे पास है उतना लगा दे। तो भाई उसने बी ने क्या करा, उसने 4 लाख लगा दिए, ठीक है। ए ने 5 लाख लगाए, उसने 4 लाख लगाए, लेकिन दोनों ने स्टार्टिंग में लगा दिए। तो साल के एंड में जब प्रॉफिट आएगा, अब यहाँ पर दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों ने सेम टाइम के लिए पैसा लगाया, तो यहाँ पर जो टाइम फैक्टर है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पर क्या डिसाइड करेगा, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट ए ने करी थी 5 लाख की और बी ने इन्वेस्टमेंट करी थी 4 लाख की, तो इसके हिसाब से इनकी जो प्रॉफिट शेयर है वो डिसाइड होगा कि ए को 5वां हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में से और बी को 4था हिस्सा मिलेगा। अब दूसरी पार्टनरशिप होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, टाइम पीरियड भी डिफरेंट होता है और अमाउंट भी डिफरेंट होता है।
कि ए और बी ने दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। ए ने स्टार्टिंग में काम करा, उसने 5 लाख रुपए लगा दिए। बी ने कहा कि यार पैसे की थोड़ी तंगी है, मैं थोड़ा दिनों बाद ज्वाइन करूंगा। बी ने 3 महीने बाद पैसा बिजनेस में लगाया, लेकिन 5 लाख नहीं लगाया, उसने 3 ही लाख लगाया। ठीक है, तो उस हिसाब में क्या हुआ कि दोनों का टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, दोनों का पैसा भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर टाइम और अमाउंट दोनों मैटर करेंगे। तो ए ने जो पैसा लगाया और ए ने जितने टाइम के लिए लगाया, मान लो हम कह रहे हैं कि भाई ए ने 5 लाख रुपए लगाया और पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाया। बी ने क्या करा, 3 लाख लगाया और 9 मंथ्स के लिए लगाया। तो इसके हिसाब से हम इनकी रेशो देखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो रेशो बनेगी 20/9। यानी जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से 20 पार्ट जो होगा वो ए का होगा और 9th पार्ट बी का होगा। तो ये होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा, आपके अकाउंट्स में पार्टनरशिप में काफ़ी कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। बड़े इजीली आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन कर लोगे, कोई टेंशन आपको नहीं आएगी। कोई टेंशन होगी तो हम हैं उसके लिए, बैठे हैं उसके लिए, कोई टेंशन मत लो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बस कोशिश करेंगे कि आपकी कोई प्रॉब्लम रहे ना आपके पास। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी पर। अब न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी के अंदर इनइक्वलिटी होती है जहां पर लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये साइन लग जाते हैं, तो उसको हम इनइक्वलिटी बोल देते हैं या इनइक्वेशंस बोल देते हैं। अगर सिर्फ यहां पर साइन ग्रेटर या लेस का होता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, और अगर साइन लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होता है तो उसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वलिटी। दोनों में स्ट्रिक्ट लिख दिया, इसको बोलते हैं हम स्लैक इनइक्वलिटी। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें कि भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास, इसने कहा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि x इज ग्रेटर देन y, कि x y से बड़ा है। तो इसके अंदर एडिशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड कर दोगे ना तो भी साइन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन कहता है कि आप माइनस कर लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कहता है मैं क्यों पीछे रहूं, मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। और डिवीजन कहेगा मेरे को क्यों अलग छोड़ रहे हो, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यानी आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, साथ में इक्वल्स टू लगा हुआ है तो इक्वल्स टू भी रहेगा, मतलब साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो साइन में चेंज फिर आता कहाँ पर है, तो 3 कंडीशन होती हैं जहाँ पर साइन में चेंज आता है। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को बाय द सेम नेगेटिव रियल नंबर, अगर किसी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखते हो -kx और -ky, आपने दोनों तरफ -k से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ ग्रेटर का साइन जो है लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो भी साइन जो है हमारा चेंज हो जाएगा। तो 2 कंडीशन तो ये हो गई। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन में साइन चेंज होता है, जब आप रेसिप्रोकल कर देते हो। अगर आप x की जगह लिखते हो 1/x तो साइन चेंज होके यहाँ पर आ जाएगा 1/y। तो इन कंडीशंस में साइन चेंज होते हैं, इन कंडीशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। उसके बाद आते हैं जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर ये कहता है कि अगर x प्लस वाई का आप मॉड निकालते हो और मॉड x प्लस मॉड y निकालते हो तो ये वाली वैल्यू हमेशा इससे छोटी रहेगी या इसके बराबर आएगी। ठीक है, बड़ी कभी नहीं हो सकती। सेम यहाँ पर ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि x माइनस वाई अगर आप कर रहे हो तो यहाँ जो ओवरऑल आंसर आएगा वो इन दोनों के सम से छोटा रहेगा या इसके बराबर रहेगा। मॉड x लेस देन y है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो तो मॉड यहाँ से खत्म हो जाता है। लेस का साइन है तो लेस का रहेगा, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू है तो लेस देन इक्वल्स टू रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही रहेगा। चारों कंडीशंस में स्क्वायर करने पर साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर मल्टीप्लाई में आप x इंटू वाई करते हो और मल्टीप्लाई में इन दोनों को अलग अलग करके करते हो तो इन दोनों केसेस में आपकी वैल्यू इक्वल आती है। ठीक है, प्लस में या माइनस में इक्वल नहीं आएगी, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में इक्वल ही आएगी। ठीक है, प्लस या माइनस होगा तो लेस देन इक्वल्स टू रहेगी। तो ये कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा ये कहता है कि अगर आप जब मॉडुलस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हो तो आपके पास ये 4 कंडीशंस आ सकती हैं। क्या, अगर इसने लिख दिया कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, यानी मॉड वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। तो ऐसा कब कब होगा, अगर हमारे पास वैल्यू -1 से लेकर +1 तक के बीच में है
तो हमारे पास जो भी वैल्यू बनेगी एब्सोल्यूट वैल्यू वो हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी। अगर मैं लिखता हूँ मॉड वैल्यू ऑफ 0.5 तो ये 0.5 ही रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ मॉड वैल्यू ऑफ -0.5 तो भी ये 0.5 रहेगा। यानी इस बीच में कोई भी वैल्यू हो, इस बीच में कोई भी वैल्यू हो या फिर 0 हो, तो इन केसेस में वैल्यू हमेशा हमारी 1 से छोटी ही आएगी। तो इन दोनों को कंबाइंड करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 तक के बीच में आ रही है, -1 से लेकर +1 तक के बीच में आ रही है। अगर यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लग गया तो यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा, बाकी इसमें और भी कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम बात करते हैं ग्रेटर देन की, तो ग्रेटर देन का मतलब है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 से बड़ी आनी चाहिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी कब हो सकती है? जब वैल्यू इधर लाई करेगी, यानी 2, 3, 4, 5, 6 ये जो वैल्यू आएंगी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। या फिर आप माइनस वाली साइड पे जाओगे, क्योंकि अगर आप -2 का मॉड निकालोगे तो वो तो 2 ही रहेगा जो कि 1 से बड़ा ही आएगा। तो माइनस वाली वैल्यू में आप जितना मर्जी जाओ, -2, 3, 4, 5, 6, 7 उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो इसमें हमारे आंसर ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग आपको शो करना होता है कि x की वैल्यू लेस देन -1 भी हो सकती है, मतलब ये वाली, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, मतलब ये वाली। तो जब भी ग्रेटर देन आएगा तो ऐसे आपको दो अलग अलग आंसर लेके चलने हैं और इन दोनों को आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर 1 लिखा होगा तो 1 लिख देना, यहाँ 2 लिखा होगा तो यहाँ 2 लिख देना, यहाँ x की जगह x+3 लिखा है तो यहाँ पर भी x+3 लिख देना, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर देना। और अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, बाकी सब चीज़ वैसे के वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसमें एक चीज़ और आती है हमारे पास कि जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है इनके बीच में रिलेशन होता है कुछ। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हम निकालते हैं a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालते हैं √ab। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ी आएगी या इसके बराबर आएगी, छोटी ये कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप 2 नंबर्स के बीच में निकाल रहे हो तो ऐसे निकालते हैं, 3 नंबर्स के बीच में निकाल रहे हो तो अर्थमेटिक मीन में आपको a+b+c डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे और ज्योमेट्रिक मीन में √3 कर देंगे। अगर 4 का निकाल रहे हो तो a+b+c डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पर a b c d का मल्टीप्लाई करके उसका 4th रूट हो जाएगा। तो इस तरह आप जितने मर्जी नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो, लेकिन हर एक केस के अंदर अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास यूनिट 1 का पूरा एक रिवीजन था। जो आपने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ किसी को डाउट है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दो। अगर आपको ज़्यादा डाउट लग रहा है किसी भी टॉपिक में तो उसकी जो रेगुलर वीडियोज़ हैं, जो हमारा मेन चैनल है उसके ऊपर जो रेगुलर वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लो, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे। ठीक है, या फिर आप इनका 1 शॉट देख लोगे तो 1 शॉट के अंदर भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर तो हमने सिर्फ रिवीजन किया है, तो 1 शॉट भी आप देख लोगे। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में अगर डाउट रह गया है तो वैसे मेरे ख्याल से कोई डाउट आपने पहले पढ़ा हुआ है तो कोई डाउट आपको रहेगा नहीं, और पहले अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर तो बेटर है कि आप पूरी की पूरी 1 शॉट देखो या फिर उसके जो टॉपिक वाले वीडियोज़ हैं वो देखो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।